आज हम लोग एक इंटरव्यू पढ़ेंगे जो पंडित बिरजू महाराज के से संबंधित है। यह इंटरव्यू इनके खुद एक छात्रा के द्वारा लिया गया है। इस पूरे इंटरव्यू में हम लोग विशेष रूप से पंडित बिरजू महाराज के जीवनी के बारे में ही जानेंगे, जिन्होंने स्वयं अपने शिष्या को बताया है एक इंटरव्यू के दरमियान। अध्याय का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ, और इसके लेखक ही आप कह सकते हैं पंडित बिरजू महाराज हैं, क्योंकि स्वयं इन्होंने अपने बारे में बताया है। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे बुक को पढ़ाएं, एक एक शब्द सा बताएं, या कुछ ऐसा कर दें जिससे आप खुद इसे समझने लगें या पढ़ने लगें। तो विद्यार्थी, चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पंडित बिरजू महाराज के जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जो इनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। देखिए, अब अगर आपके पास कोई किताब है इस हिंदी का, तो आप सामने रख सकते हैं या इसमें देखने का प्रयास करें। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और पंडित या बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कथक बोलो या पंडित बिरजू महाराज बोलो, दोनों का अभिप्राय एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। कथक विद्यार्थी क्या होता है? तो कथक एक नृत्य की कला है, या आप बता सकते हो कि कथक एक नाचने का तरीका है, पारंपरिक नाच है। इसी नाच को आगे बढ़ाए कौन? पंडित बिरजू महाराज। तो आजकल जो सामान्य रसिक हैं या कला को चाहने वाले लोग हैं, वे लोग क्या करते हैं, कथक जब नाम सुनते हैं तो उनके सामने पंडित बिरजू महाराज का नाम आता है। महाराज की अथक साधना, यहाँ से महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। विद्यार्थी, आखिर में ऐसा क्या हुआ कि कथक के पर्याय पंडित बिरजू महाराज बन गए? तो इसके पीछे कारण क्या है? अनेक बार अभ्यास करना और साथ ही साथ एकांत निष्ठा, और जो इन्होंने कुछ सीखा उसको याद रखने की हमेशा चेष्टा की, उसमें निखार लाने का प्रयास किया, अपने गुरु के समक्ष रहें। आगे हम लोग जानेंगे कि इनके गुरु कौन रहे हैं इनके गुरु। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है। यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। इन्होंने यह भी बता दिया है कि जो शास्त्रीय कला होती है, जनरली यह समझा जाता है कि शास्त्रीय कला चलती नहीं है, स्थिर है, इसमें कोई नया से आप इनोवेशन या कोई नया चीज़ इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन पंडित बिरजू महाराज ने बताया कि जो पारंपरिक नृत्य है कथक, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए जा सकते, उसमें कुछ नया चीज़ लाया जा सकता है। तथा यह ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जान लिए। उनमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। यहाँ तक विद्यार्थी में बता दिया। आगे देखिए, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। मतलब इनका जो खानदान था लखनऊ घराने के में काम करता था, मतलब जो राजा महाराजाओं थे उनके यहाँ इनके पिता, इनके दादा लोग नृत्य करने जाते थे। आजकल विद्यार्थी टिकटॉक आसान हो गया है, कोई भी अपने फ़ोन में देख ले रहा है या उस पर डांस कर दे रहा है या किसी का नृत्य देख ले रहा है। पहले ये सब सबके पास नहीं था, किसी के पास ही इस प्रकार के मनोरंजन के साधन मौजूद थे। राजा महाराजाओं के यहाँ विशेषकर था। तो उस दरमियान पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे, या इनके पूरी पीढ़ी राजघराना, मेरा मतलब यहाँ मतलब यह है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वहाँ इनके पूरी पीढ़ी क्या करती थी, नृत्य करने जाती थी। एक पीढ़ी खत्म तो फिर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से लोग जाया करते थे। यहाँ बताने का प्रयास यह हो रहा है कि जो इनकी जितनी 7वीं पीढ़ी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पीढ़ी इनकी यही रही है। विशेषकर इनमें योगदान है पंडित बिरजू महाराज का। आगे देखिए, सौम्य हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट, लगभग बच्चे का
भोलापन के लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाजा लगाना कठिन है। विद्यार्थी, कभी कभी क्या होता है, हम लोग किसी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो लगता है कि तो साफ ये द्वितीय दर्जे के आदमी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं होगा, ये बकवास है। ये मेरा मतलब ये है कहने का, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व को देखकर आप नहीं बता सकते हैं कि ये व्यक्ति में कितनी कला या कितनी क्या है, ये नहीं अनुमान लगा सकते हैं। कितना भोलापन व्यक्ति कैसे इतना अच्छा कला के बारे में जानता है। यही घटना पंडित बिरजू महाराज के साथ भी हुआ है। उनके इतनी सीधे सहज भोलेपन स्वभाव को देखकर यह नहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति वास्तव में इतना बड़ा कलाकार कैसे हो सकता है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा उनकी आंखों में और फिर वही फुसलाती सी मुस्कुराहट, चेहरा बदन, मझौला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीलापन व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। विद्यार्थी, यहाँ पर एक रेखा चित्र का थोड़ा सा प्रयोग किया गया। देखिए लिखा किया गया है कि चेहरे पर चेचक का दाग है, मझौला कद है, दोहरा बदन है। दोहरा बदन का मतलब थोड़ा मोटा है, ठीक है, और कद कैसा है, मझौला है, और इनकी क्या हो रहा है, फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट। मेरा मतलब यहाँ मतलब यह है कि हमेशा ये मुस्कुराते रहते हैं। जब ये मंच पर जाते हैं तो एक अलग सा अंदाज दिखने लगता है। चलिए, यहाँ लिखा है गजब। आगे आइए विद्यार्थी, आगे देखिए, कालोच, फुर्ती और हल्कापन, कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा है। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटराज की संपादक रश्मि बाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। विद्यार्थी, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि रश्मि बाजपेयी कौन है। यहाँ रश्मि बाजपेयी कौन है, तो आपको बताना होगा कि रश्मि बाजपेयी इनकी शिष्या है, जो अभी वर्तमान में रंगकर्मी है, साथ ही साथ नट रंग का संपादन मतलब एडिटर है। कौन, रश्मि बाजपेयी। यही इनका इंटरव्यू ली है, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात है कि बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के कुरस्त अंतःपाठ उन्हीं की 2 काव्य रचनाओं के हैं। लास्ट में जो दिया गया है ये आपको एक गीत जैसा इसमें दिखाई देगा, तो ये मालूम चलेगा कि ये पंडित बिरजू महाराज ही का लिखा हुआ है। आगे देखिए रश्मि बाजपेयी के बारे में। रश्मि बाजपेयी पूछ रही हैं, रश्मि बाजपेयी कि अपने बारे में कुछ बताएं। किससे पूछ रही हैं, तो पंडित बिरजू महाराज से पूछ रही हैं। देखिए क्या है आगे, मेरा जन्म लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 में 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। घर के आखिरी संतान, 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी है। अम्मा अब लगभग 28 के रही होंगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। लगभग बड़ी बहन 15 साल बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए थे। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों की मांग लिया करते थे। पटियाला भी गए थे पहले। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर आया। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। विद्यार्थी, ये पहले पैराग्राफ का हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ। इनकी शिष्या पूछ रही हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो ये बता रहे हैं कि मेरा जन्म 4 फरवरी 1938 में हुआ। मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, अब जरा सा मेरी मदद करेंगे, या मेरी मदद में आपकी मदद खुद छिपी हुई है। इनका जन्म तो 4 फरवरी 1938 को हुआ है। आप मुझे बताइए कि इनका मृत्यु कब हुआ है। हाल ही फिलहाल में मृत्यु हुआ है, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। और संजोग है कि इनकी मृत्यु जनवरी में हुआ है। आप मुझे बताओ 2021 में हुआ है या 2022 में हुआ है। ठीक है, आप सर्च करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। तो विद्यार्थी बता रहे हैं कि मैं 3 बहनों के बाद मेरा जन्म हुआ। घर का आखिरी संतान था।
और मेरे बाबूजी पटियाला के कला राजाओं महाराजाओं के यहाँ नाचने गाने जाते थे। जब मैं 5 वर्ष का था, कितने साल का, 5 वर्ष का था, तो रामपुर बहुत दिनों तक रहा है। तो वहाँ के जो राजा महाराजा करते थे, मुझे हलकारे आ गए। हलकारे आने का मतलब जब भी राजा महाराजा इन लोगों को बुलाते थे इनके पिता के साथ, तो ये लोग वहाँ क्या करने जाते थे, नृत्य करने जाते थे। अपने पिताजी के साथ ही जाते थे ये, जब 5 वर्ष के थे उसी समय। अनुमान आप लगा सकते हैं। आगे देखिए विद्यार्थी, 6 साल की उम्र में मैं सेकंड पैराग्राफ बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पाठ्य पुस्तक है तो आप सामने रखकर पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा अंक लाना है तो आपको खुद मेहनत करना ही होगा। मास्टर आपको सहारा दे सकता है। सहारा मेरा मतलब ये है कि आपको समझा सकता है, और मैं यही काम कर रहा हूँ। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। मैं नाचता था जाकर, पैर पीछे मोड़कर बैठना पड़ता था, चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहनकर। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान, उन्होंने हमारी तनख्वाह भी बांध दी थी। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज हैं कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए, उन्होंने मिठाई बांटी, हनुमान जी का जो प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। यहाँ विद्यार्थी बता रहा है कि यहाँ ये सेकंड पैराग्राफ बता रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को नवाब बहुत पसंद करने लगा था, इनको बहुत चाहने लगा था। और इनके बाबूजी से कहा कि अगर आप अपने लड़के को मेरे यहाँ नहीं रखेंगे या उसको लेकर नहीं आएंगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। हो सकता है कि बचपन से, हो सकता नहीं, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ ही होगा कि बचपन से अच्छा नृत्य करने लगे होंगे। आगे देखिए, थर्ड पैराग्राफ। वहां से फिर निर्मला जी के स्कूल में मैं, फिर से विद्यार्थी, वहां से फिर निर्मला जी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। उसके बाद ये दिल्ली चले गए हैं, यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। शायद 43 की बात होगी। 43 कहने का अभिप्राय क्या है, 1943। 43 की बात होगी, 43 कहने का मतलब 1943। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नाचा हूँगा। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजा देते थे, पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते थे पहले मुझे नचवाते थे। खूब जोरों से जमकर नाचता था। यो मुझे याद तो था नहीं, पर वे जब बोल देते थे टुकड़े का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था। जैसे दिग दिग थे था थे, दिग दिग थे था थे। मैं अंदाज कर लेता। यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा, खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी और हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी। यहाँ मतलब इस हिंदुस्तानी डांस जैसे आप जिस कोचिंग में या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, इसी प्रकार नृत्य सिखाने के लिए भी स्कूल होते हैं। आप सीधे इसे आप स्कूल ही कह सकते हो, है ना। तो जिस स्कूल में ये सीखे हैं या जिस संस्थान में सीखे, वहाँ पर एक कपिला जी, देखो यहाँ कपिला और लीला कृपलानी हुआ करती थी, और इसका नाम क्या था, हिंदुस्तानी डांस एकेडमी। इन्होंने बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि जब बाबूजी जहाँ नाचने जाते थे मुझे लेकर, तो पहले मुझे नचवाते थे। कोई भी छोटा सा कोई टुकड़ा होता था, टुकड़ा मतलब एक कपड़ा का टुकड़ा नहीं, टुकड़ा होने का मतलब कोई बहुत बड़ा रिदम में संगीत वगैरह है तो उसको ये बहुत जल्दी याद कर लेते थे, या बहुत बड़ा संगीत का छोटा सा टुकड़ा को बहुत जल्दी याद कर लेते थे, जिसमें लिखा है दिग दिग थे था थे। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 65 में। विद्यार्थी आगे है पेज नंबर 65। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था, हालांकि लौटते मुझे नींद आ जाती थी टांगे में। मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। एक बार हैट पहने टांगे में लेटा था। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। देखो विद्यार्थी, यहाँ पर एक शब्द लिखा है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, 1947 में भारत और पाकिस्तान बना था, उसकी ये चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ये चीज़ आपको समझना होगा कि पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। मतलब चेक हो रहा था कौन किधर से आ रहा है जा रहा है। आपको मालूम था, आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। 1947 में ये अलग हुआ है, तो इसको पार्टीशन यहाँ लिखा गया है। पार्टीशन का मतलब विभाजन हुआ। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया। आते ही स्कूल की ओर
सो जाते थे, फिर उठाया। झंडे वालान के पास उस समय भी डर लगता था कि पहाड़ी से रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देकर पुलिस वाले ने टोका था। इनके हाथ में छड़ी था, इनके बाबूजी के हाथ में, तो पुलिस वालों ने रोक दिया, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे। ऐसा था व्यवस्था कि उस ज़माने में टोपी, हैट, टोपी रखना, छड़ी रखना सबकी बस की बात नहीं थी। राजा महाराजाओं का दिन हुआ करता था, ऊपर से अंग्रेजों के आ जाने के कारण और ये सब थोड़ा सा महत्व तो बढ़ चुका था। मतलब यही है कि गरीब लोगों को गरीब के जैसा रहना था। आज नहीं है कि आप कम कर रहे हैं वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी लीलावती जी को हायर ट्रेनिंग होती थी, वह मैं याद कर लेता था। अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो वो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी कहे तो सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। तो ऐसे परन क्रीर तक धुन धुन नातीन दा धानी था। ये परने उस 7 साल की उम्र में खूब सुना था। उनको दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ कुछ दिन, फिर लखनऊ आ गए 2-3 महीने। यह स्वतंत्रता थी। रामपुर है तो 3 महीने दिल्ली चले गए। बंदिश नहीं थी कि कहीं हिल नहीं सकते। मेरा भी मन नहीं लगता, और लगता भी तो ऐसा करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटामारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा जी और मैं लखनऊ चले आए। तालीम इसी किस्म की थी कि कुछ क्लास में देखा और कुछ ताऊ से सीख रहे उसी देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिसमें बाबूजी जाते थे, जैनपुरी, मौनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई मिलने वाला था। उनमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे। फिर उनमें फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे कि देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश। चैन और मेडल वगैरह मुझे मिला। उस समय मैं 8 साल का था। विद्यार्थी, इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये बता रहे हैं कि जब विभाजन हुआ था देश का, भारत पाकिस्तान बना था, उस समय चेकिंग वगैरह चल रहा था। एक बार उसके द्वारा पुलिस द्वारा रोक लिया गया था, क्योंकि उनके बाबूजी उधर जब वो जा रहे थे, तब बाबूजी के साथ जा रहे थे। आगे इसमें ये बता रहे हैं अपने पिताजी से कि जो मुझे स्कूल में सिखाया जा रहा है, कपिला जी जो मुझे सिखा रही हैं, उसे मैं बहुत जल्दी याद कर लेता था। तो बाबूजी विश्वास नहीं कर पाते थे कि मुझे याद हो रहा है। ये भी ये बता रहे हैं कि मैं प्रोग्राम करने जब पिताजी के साथ गया था, और चाचा जी भी थे साथ में, शंभू महाराज, तो उस एक ही मंच पर हम लोगों ने तीनों आदमी मिलकर प्रोग्राम किए, जिसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला, जिसे देखकर चाचा जी दंग रह गए। यहाँ तक ये विद्यार्थी है। और ये भी इसमें बताने का प्रयास हुआ कि जो भी मुझे ट्यूशन ये बोल सकते हो, या जहाँ वो सीखने जाते थे, कोई भी प्रोग्राम वो जल्दी याद कर लेते थे। आप यह ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान में रखना होगा कि हिंदू मुस्लिम जब दंगा हुआ था, तभी वो दिल्ली से कहाँ आ गए थे, लखनऊ आ गए थे। हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था, जब आज़ादी हुआ, जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था। आगे हैं, लच्छू महाराज शुरू से बड़े अप टू डेट रहते थे। अब शायद 28-30 साल के थे तब से गए कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। 40 साल कलकत्ते में, बम्बई मिलकर फिल्म में भी थे। विद्यार्थी, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर क्या बताने का प्रयास कर रहा है, आप इसे समझ गए होंगे। फिर आप चाहेंगे तो इसे आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ साझा करें। जो इसमें मेन पॉइंट है आप उसे नोट कर लेंगे, जिस तरह से मैं प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि किस तरह से नोट करना है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।